ये वीडियो देखिए। देहरादून का मशहूर रॉबर्स केव यानी गुच्चू पानी एक ऐसी जगह जहां लोग पहाड़ों के बीच बहते ठंडे पानी, प्राकृतिक गुफाओं और सुकून का अनुभव करने आते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ टूरिस्ट्स अपने साथ एक भारी भरकम बूम बॉक्स लेकर पहुंचते हैं। फिर गुफा की दीवारों से टकराती तेज आवाज में गाना बजता है, लोग नाचने लगते हैं और देखते ही देखते प्रकृति की सुकून एक तेज म्यूजिक पार्टी में बदल जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन लोगों ने शोर क्यों मचाया। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में टूरिज्म का मतलब सिर्फ अपनी मस्ती, अपना कंटेंट और अपनी इंस्टाग्राम रील बनाना रह गया है? क्या किसी ग्रुप की मौज बाकी टूरिस्ट के सुकून और प्राकृतिक जगह की शांति से बड़ी हो सकती है? और क्या ये सिर्फ गुच्चू पानी की कहानी है या फिर पूरे हिमालयाज़ में बढ़ती एक ऐसी समस्या की तस्वीर है जिसके पीछे ओवर टूरिज्म, सोशल मीडिया और लैक ऑफ सिविक सेंस तीनों की भूमिका है? ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। देहरादून की मशहूर रॉबर्स केव, जिसे गुच्चू पानी भी कहते हैं, अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। लाइमस्टोन से बनी इस गुफा के बीच बहता ठंडा पानी और चारों तरफ मौजूद पहाड़ इसे देश भर से आने वाले टूरिस्ट्स के लिए खास बनाते हैं। लेकिन हाल ही में इसी शांति के बीच टूरिस्ट के एक ग्रुप ने ऐसा कुछ किया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। ग्रुप के पास एक बड़ा सा बूम बॉक्स यानी स्पीकर था। एक युवक उस स्पीकर को अपने सिर पर उठाकर गुफा के भीतर गया और फिर गूंजती हुई गुफा में तेज आवाज में हरियाणवी गाने बजाने लगा। इसके बाद ग्रुप के लोग वहीं हाथ उठाकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। जिस जगह पर लोग पहाड़, बहते पानी और प्रकृति की शांति का अनुभव करने आते हैं, वहां अचानक तेज म्यूजिक और शोर का माहौल बन गया। आसपास मौजूद दूसरे टूरिस्ट ये सब होते हुए देखते रहे और उनके पास वहां से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिमालयन हिंदू नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने इसे टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी से जोड़ा। कुछ लोगों ने सेंसिटिव टूरिस्ट प्लेसेस पर तेज म्यूजिक और इस तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग की। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किसी एक ग्रुप को अपनी मस्ती के लिए बाकी टूरिस्ट के एक्सपीरियंस और शांति को खराब करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए। लेकिन रॉबर्स केव का ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय में हिल स्टेशन से ऐसी कई वीडियोस और घटनाएं सामने आती रही हैं जहां लोग प्राकृतिक जगहों को पिकनिक स्पॉट से ज़्यादा अपनी प्राइवेट पार्टी की जगह की तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। कहीं तेज़ म्यूज़िक और शराब के साथ हुड़दंग होता है, कहीं सड़कों पर गाड़ियों से स्टंट्स किए जाते हैं, तो कहीं टूरिस्ट कूड़ा फैलाकर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में घुसकर नेचुरल और सेंसिटिव जगहों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब समझते हैं कि रॉबर्ट्स केव का ये वीडियो एक अकेली घटना क्यों नहीं है, बल्कि पिछले एक साल में देश के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर सामने आए कई मामलों की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। मसूरी और नैनीताल जैसे पॉपुलर हिल स्टेशंस पर सामने आया कि डस्टबिन मौजूद होने के बावजूद सड़कों और ढलानों पर कचरे के ढेर छोड़ दिए गए। गोवा के शांत इलाकों में देर रात तक तेज म्यूजिक बजाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सिक्किम में टूरिस्ट द्वारा अपनी गाड़ियां संकरी सड़कों के बीच छोड़ देने से ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती रहती है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व में तो कुछ टूरिस्ट ने गाड़ियों से बाघ का रास्ता रोक दिया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रति वाहन 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। और फिर हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच सड़कों पर बिना शर्ट के नाचने और खुलेआम शराब पीने के वीडियो सामने आए हैं। देहरादून के रॉबर्स केव में बूम बॉक्स लेकर पहुंचा ये समूह इसी बढ़ते पैटर्न की एक और तस्वीर बन गया है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टूरिस्ट नियम तोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाओं के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कम्युनिटी को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। साल 2026 के जनवरी और फरवरी महीने में लाहौल और स्पीति के सिस्सू ग्राम पंचायत ने टूरिस्ट्स की एंट्री पर 40 दिनों के लिए रोक लगा दी। इसकी वजह केवल भीड़ नहीं थी, शोर, गंदगी और लोकल ट्रेडिशंस और कस्टम्स के लिए डिसरेस्पेक्ट ने स्थानीय लोगों को इतना परेशान किया कि उन्होंने टूरिज्म पर ही रोक लगाने का फैसला लिया। यानी जिस टूरिज्म से लोकल लोगों की कमाई होनी चाहिए थी, वही टूरिज्म उनके लिए परेशानी का कारण बनने लगा। गोवा में भी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे मामलों पर सख्ती बढ़ानी पड़ी है। विदेशी महिला टूरिस्ट को सेल्फी के लिए परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं कचरा फैलाने, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और बीचेस पर अनऑथराइज्ड गाड़ी चलाने जैसे मामलों में 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सिक्किम ने भी अपने स्तर पर नियम सख्त किए हैं।
राज्य में प्रवेश करने वाली गाड़ियों के लिए वेस्ट बैग रखना मैंडेटरी किया गया और नियमों का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास हुड़दंग करने वाले टूरिस्ट्स पर नजर रखने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरास का इस्तेमाल शुरू किया गया है। लेकिन इन घटनाओं का एक और पहलू है जिस पर अक्सर चर्चा कम होती है। टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने का कारोबार नहीं है, इसके पीछे हजारों लोकल्स की रोजी रोटी जुड़ी होती है। होम स्टे चलाने वाला परिवार हो, गोवा के शैक वर्कर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों, स्थानीय दुकानदार हों या हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेसेस पर काम कर रहे गाइड्स, लाखों लोगों की आमदनी सीधे टूरिस्ट पर निर्भर करती है। ऐसे में जब किसी इलाके में टूरिस्ट्स के व्यवहार के कारण प्रतिबंध लगाने की नौबत आती है तो उसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ता जिन्होंने नियम तोड़े हैं, इसका खामियाजा उन लोकल लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो अपनी आजीविका के लिए टूरिज्म पर निर्भर हैं। अब समझते हैं कि इंडियन टूरिज्म में ये अग्रेसिव और ट्रबल मेकिंग बिहेवियर आखिर बढ़ क्यों रहा है और इसमें सोशल मीडिया की भूमिका कितनी बड़ी है। भारत में घूमने का चलन तेजी से बढ़ा है, खासकर 18 से 34 साल की यूथ पॉपुलेशन के बीच बजट ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स, बाइक राइड्स और वीकेंड गेटअवेज अब आम होते जा रहे हैं। इंटरनेट, सस्ता ट्रैवल और सोशल मीडिया ने दूर दराज के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक पहुंच पहले से कहीं आसान बना दी है। लेकिन समस्या है कि टूरिस्ट की पहुंच जितनी तेज़ी से बढ़ी है उतनी तेज़ी से टूरिज्म कल्चर डेवलप नहीं हुआ। आज कई लोगों के लिए किसी जगह पर जाना सिर्फ उस जगह को देखने या महसूस करने तक सीमित नहीं है। वहां पहुंचते ही कैमरा निकल आता है, रील बनने लगती है और फिर शुरू होती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ पाने की कोशिश। यात्रा अब कई बार अनुभव से ज़्यादा एक प्रदर्शन बन गई है। किसी पहाड़ की चोटी पर खतरनाक स्टंट करना हो, झरने के किनारे रील बनानी हो, जंगलों में जानवरों के बेहद करीब जाकर वीडियो शूट करना हो या किसी शांत जगह पर तेज़ म्यूज़िक बजाकर डांस करना हो, मकसद कई बार सिर्फ इतना होता है कि वीडियो ऐसा होना चाहिए जिसे लोग स्क्रॉल करते हुए रोक कर देखें। जब किसी खूबसूरत जगह का एक वीडियो वायरल होता है तो अगले ही दिन हज़ारों लोग उसी लोकेशन को अपनी अगली ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट में डाल देते हैं। एक जगह की वीडियो वायरल होती है, फिर वहाँ भीड़ बढ़ती है, फिर कंटेंट बनाने की होड़ शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वही जगह अपनी वैल्यू खो देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोकल लोगों को झेलना पड़ता है। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, गंदगी बढ़ती है, पानी और दूसरी सुविधाओं पर प्रेशर पड़ता है और कई बार लोकल कल्चर भी टूरिस्ट की भीड़ के सामने पीछे छूटने लगता है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। हर तेज़ आवाज़, हर पार्टी या हर सोशल मीडिया वीडियो को इर्रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कहना सही नहीं होगा। असली समस्या तब शुरू होती है जब किसी व्यक्ति का मनोरंजन दूसरे लोगों की शांति, लोकल कम्युनिटीज़ के अधिकार, एनवायरमेंटल या सोशल सिक्योरिटी की कीमत पर होने लगे। किसी बीच पर किसी महिला को सेल्फी के लिए परेशान करना मजाक नहीं है, किसी जंगल में जानवर का रास्ता रोकना एडवेंचर नहीं है और किसी गुफा में तेज़ म्यूज़िक बजाकर दूसरे टूरिस्ट की शांति को भंग करना आज़ादी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जगहों के प्रति डिसरिस्पेक्ट है। दुनिया के कुछ देशों ने इस समस्या को निपटने के लिए ऐसे मॉडल अपनाए हैं जहां टूरिस्ट की संख्या, उनके व्यवहार और सेंसिटिव टूरिस्ट प्लेसेस पर उनकी पहुंच तक को कंट्रोल किया जाता है। तो आखिर जापान, इटली और दूसरे देशों ने ओवर टूरिज्म और इर्रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म से निपटने के लिए क्या किया है और क्या भारत उन मॉडलों से कुछ सीख सकता है? इस मामले में सबसे बेहतरीन और सीखने लायक एग्जाम्पल जापान का है। कियोटो, ओसाका और माउंट फूजी जैसी जगहों पर जब ओवर क्राउडिंग और न्यूसेंस का संकट गहराया तो जापान ने बेहद कड़े फैसले लिए। माउंट फूजी पर टूरिस्ट की भीड़ और गंदगी को कंट्रोल करने के लिए जापान ने मई 2024 में ट्रेल पर चढ़ाई के कड़े नियम लागू कर दिए। कियोटो में जब टूरिस्ट्स ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की तस्वीरें खींचने के लिए उनका पीछा करने लगे और तंग गलियों में न्यूसेंस मचाने लगे तो प्रशासन ने प्राइवेट गलियों में फोटोग्राफी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। जापान की स्ट्रैटेजी मल्टी लेवल्ड है। कई भाषाओं में साफ चेतावनी के बोर्ड लगाए गए, बिना सहमति फ़ोटो खींचने या रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में घुसने पर भारी जुर्माने तय किए गए और लोकल्स को तुरंत उपद्रव की सूचना देने के लिए सीधा सिस्टम उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही सेंसिटिव हेरिटेज साइट्स पर टूरिस्ट्स की डेली लिमिट तय कर दी गई। एक और प्रभावी मॉडल आइसलैंड का है। बहुत कम आबादी वाले इस देश में जब भारी संख्या में विदेशी टूरिस्ट पहुंचने लगे तो उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी मॉडल अपनाया। यहाँ टूरिस्ट के अराइवल पर एक आइसलैंडिक प्लेज यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की शपथ का सिस्टम बनाया गया। पॉपुलर नेचुरल स्पॉट्स पर टूरिस्ट की डेली लिमिट तय की गई और सबसे अहम बात ये रही कि भारी भीड़ को बांटने के लिए अंडररेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। आइसलैंड ने ये साबित करके दिखाया कि अगर नए और खूबसूरत ऑप्शंस तैयार किए जाएं तो भीड़ खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है।
इन ग्लोबल एक्सपेरिमेंट से भारत के लिए बहुत स्पष्ट सबक निकलते हैं। रोहतांग पास या रॉबर्ट्स केव जैसे सेंसिटिव इको जोन्स में टूरिस्ट की डेली लिमिट यानी विजिटर कैप को पेपर्स से निकालकर ज़मीन पर सख्ती से लागू करना होगा। हिल स्टेशंस पर दबाव कम करने के लिए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का विकास करना होगा। सभी प्रमुख जगहों पर कई भाषाओं में साफ साइन बोर्ड्स लगाने होंगे कि क्या अनुमति है और क्या पूरी तरह वर्जित है। लोकल पंचायतों और निवासियों को रिपोर्ट करने के लिए सीधा कानूनी सिस्टम देना होगा। और सबसे बढ़कर स्कूल्स के सिलेबस के साथ साथ ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से जुड़ी सिविक एजुकेशन को मैंडेटरी बनाना होगा। केंद्र सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड गाइड्स और सस्टेनेबल ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रही है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से कल्चर नहीं बदल सकता। असली बदलाव हमारे व्यवहार से आएगा। सोशल मीडिया पर हुड़दंग और खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देने के बजाय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को जगह देनी होगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रॉबर्ट्स केव में बूम बॉक्स बजाना गलत था या सही। सवाल ये है कि अगर यही रवैया जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए घूमने की आज़ादी कितनी बचेगी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।